नमस्ते बच्चों, मैं सपना जैन आपको क्लास 9 क्षितिज भाग 1 का पाठ 5 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका शीर्षक है नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया और इसकी लेखिका हैं चपला देवी। तो चलिए शुरू करते हैं लेखिका परिचय से। द्विवेदी युग की लेखिका चपला देवी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई। यहाँ पे बताया है कि जो चपला देवी हैं ये द्विवेदी युग की लेखिका हैं और इनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, प्राप्त नहीं है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पुरुष लेखकों के साथ साथ अनेक महिलाओं ने भी अपने अपने लेखन से आज़ादी के आंदोलन को गति दी। उनमें से एक लेखिका चपला देवी भी उन्हीं में से एक हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था तो उस आंदोलन में क्या है, पुरुष लेखकों ने भाग लिया था। उन्हीं के साथ साथ जो महिला हैं, अनेक महिलाओं ने भी क्या है अपने अपने लेखन से आज़ादी के आंदोलन में गति दी थी, गति प्रदान की थी। आज़ादी के आंदोलन को गति देने के बाद उनमें से एक लेखिका चपला देवी भी थीं, जिन्होंने क्या है आज़ादी के लेखन को गति प्रदान की थी। यह एक ऐतिहासिक सच्चाई है कि सन 1857 की क्रांति के विद्रोही नेता धुंधुपंत नाना साहब की पुत्री बालिका मैना के बलिदान की कहानी को चपला देवी ने इस गद्य रचना में प्रस्तुत किया है। यहाँ पर जो ऐतिहासिक सच्चाई है कि नाना साहब की पुत्री देवी मेनका को क्या भस्म कर दिया गया। तो यहाँ पर वही बताया कि 1857 की क्रांति की जो विद्रोही नेता कौन, धुंधुपंत नाना साहब की पुत्री बालिका मैना के बलिदान की कहानी दी गई है। यह गद्य रचना जिस शैली में लिखी गई है उसे हम रिपोर्ताज का प्रारंभिक रूप कह सकते हैं। और गद्य की विधाएं होती हैं लेखन में, तो उन गद्य की विधाओं में से यह एक विधा है रिपोर्ताज। तो ये जो है इसी शैली में, ये जो रचना है इसी शैली में लिखी गई है। अब है पाठ का अंश, मतलब पाठ में क्या बताया गया है। मातृभूमि की स्वतंत्रता और उसकी रक्षा के लिए जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उनके जीवन का उत्कर्ष हमारे लिए गौरव और सम्मान की बात है। आगे बता रहे हैं कि मातृभूमि की स्वतंत्रता और उसकी रक्षा के लिए जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उनके जो जीवन का उत्कर्ष है वह हमारे लिए क्या है, गौरव और सम्मान की बात है। उस गौरवशाली किंतु विस्मित परंपरा से किशोर पीढ़ी को परिचित कराने के उद्देश्य से इस रचना को हिंदू मंच के बलिदान अंक से लिया गया है। तो यहाँ पे बताया कि इसको कहाँ से लिया गया और क्यों लिया गया है। तो बताया है कि जो गौरवशाली और विस्मृत परंपरा है वो किशोर पीढ़ी को परिचित कराने के लिए, मतलब किशोर लोग क्या है इस बात को जान सके, इस उद्देश्य से इस रचना को कहाँ से लिया गया है, तो हिंदू पंच के बलिदान अंक से लिया गया है। हिंदी गद्य के प्रारंभिक रूप को विद्यार्थी जान पाएं, इसलिए इस गद्य रचना को मुद्रण और वर्तनी में बिना किसी परिवर्तन के अविकल प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। तो यहाँ पे क्या है, जो गद्य रचना है इसको क्या है विद्यार्थी लोग जल्दी जान पाए तो बिना मुद्रण और वर्तनी के प्रस्तुत किया है, बताया गया है। आगे चलते हैं इसके सारांश पर, मतलब इस पाठ में आखिर बताया क्या गया है। 1857 ईस्वी के क्रांति के विद्रोह में असफल होने के बाद नाना साहब कानपुर छोड़कर भाग गए, परंतु अपनी बेटी मैना को न ले जा सके। यहाँ पे बता रहे हैं जब 1857 की क्रांति हो रही थी तो उस क्रांति के विद्रोह में असफल होने के बाद जो नाना साहब जी हैं वह क्या है कानपुर छोड़ करके वहाँ से चले गए, परंतु क्या है वो अपनी पुत्री मैना को साथ में नहीं ले जा पाए। कानपुर में भीषण हत्याकांड को अंजाम देने के बाद अंग्रेज बिठूर में नाना साहब की महल की ओर कुछ किया और सारा राजमहल लूट लिया। और जैसे ही उन लोगों को, अंग्रेजों को पता चला कि यहाँ पे नाना साहब नहीं हैं, तो उन्होंने क्या है अंग्रेजों ने महल की ओर आए और आने के बाद सारा महल
लूट लिया। महल लूटने के बाद अंग्रेजों ने महल को तोप के गोलों से भस्म करने का निश्चय किया। मतलब पहले तो उन्होंने महल को लूटा अंग्रेजों ने, उसके बाद उन्होंने सोचा कि इस महल को क्या है, जला दिया जाए। जब अंग्रेजों ने भस्म करने के लिए तोपें लगाईं, तभी वहाँ एक अत्यंत सुंदर बालिका आ गई और उसने महल पर गोले बरसाने से मना किया। तो जैसे ही ये बात सुनाई दी उस बालिका को कि महल को तोप से उड़ाया जा रहा है, तो वो अचानक से वहाँ पर आ जाती है और आने के बाद वो मना करती कि इसको महल को मत उड़ाओ। सेनापति के पूछने पर उसने बताया कि वह उनकी पुत्री मेरी सहेली है, वह उसी से प्रार्थना करती है, इसलिए उसकी रक्षा चाहती है। मतलब उसने पूछा सेनापति ने कि मतलब इस महल को क्यों नहीं जलाया जाए। तो उसने कहा कि इस महल की जो लड़की है वह क्या है, मेरी सहेली है, इसलिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि उसके लिए, उसकी रक्षा के लिए इस महल को नहीं जलाया जाए। इससे पता चला कि वह नाना साहब की पुत्री है और इसी बात से उन्होंने मालूम कर लिया कि वह क्या है, नाना साहब की पुत्री है। सेनापति ने कहा कि वह सरकारी नौकर होने के कारण आज्ञा को नहीं टाल सकते, पर उसकी रक्षा करने की जरूर कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि मतलब हमें तो क्या है, ये आज्ञा दी गई है और मैं सरकारी नौकर हूँ, सरकारी नौकर होने के कारण मुझे उनकी आज्ञा माननी पड़ेगी, परंतु मैं ये कर सकता हूँ कि तुम्हारी रक्षा करने की पूरी कोशिश करूँगा। इसी समय जनरल औरतम वहाँ पहुँचे और अब तक महल ना उड़ाए जाने का कारण पूछा। मतलब वहाँ के जनरल आ गए और उन्होंने पूछा कि मतलब अभी तक महल को क्यों नहीं उड़ाया गया। सेनापति ने महल और मेनक को छोड़ने की गुजारिश की, पर आउट्रम ने उसे ठुकरा दिया। मतलब सेनापति ने कहा कि महल छोड़ दो, इस पर छोटी सी बच्ची है और इसको छोड़ दो, परंतु वो नहीं मान रहा जनरल और उसने उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया, जिससे नाराज होकर वहां से चले गए। आउट्रम ने महल को घेर कर छानबीन की, परंतु मेनका का कहीं पता नहीं चला। उसी दिन शाम को गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग का तार आया, जिसमें महल को उड़ाने की बात कही गई और इन्होंने छानबीन की तो वो जो लड़की थी वह कहीं भी दिखाई नहीं दी। उसी समय इनका जो बड़ा अधिकारी थी गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, वो वहाँ पे उनका जो तार है वो आ गया और उन्होंने पूछा कि महल को उड़ाया कि नहीं। घंटे भर में तोपों के गोलों से महल को उड़ा दिया। मतलब तोपों के गोलों से महल को क्या कर दिया गया, उड़ा दिया गया। लंदन की सुप्रसिद्ध अखबार टाइम्स ने 6 सितंबर को नाना साहेब की अंग्रेजों के हत्याकांड का दोषी है उनके ना पकड़े जाने पर लेख लिख लिया। और उसी समय इनका जो लंदन की सुप्रसिद्ध अखबार था टाइम्स है, उसमें क्या है, नाना साहब ने अंग्रेजों का क्या हत्याकांड का दोषी ठहरा दिया और उसके ना पकड़ाए जाने का लेख अखबार में छाप दिया। उसी दिन पार्लियामेंट हाउस में सेनापति के उस रिपोर्ट पर हंसी उड़ाई गई। मतलब उसी दिन क्या हुआ, जो पार्लियामेंट का हाउस था में जो सेनापति था उसने क्या, उस लड़की को बचाने की और महल को बचाने की कोशिश की थी, इस कारण से उसकी खूब हंसी उड़ाई गई, जिसमें उसने नाना की कन्या पर क्षमा याचना की मांग की थी। जिसमें क्या है, उसने कहा था कि मतलब इस लड़की को छोड़ दो, तो वो क्षमा याचना की थी, तो उसकी भी वहाँ पर जिक्र कर दी गई। अंग्रेजों ने नाना साहब के किसी भी सगे संबंधी को मार डालने का आदेश दिया। मतलब अंग्रेजों ने यहाँ तक कह दिया कि नाना साहब का कोई भी सगा संबंधी हो सबको मार दिया जाए। सितंबर मास में अर्धरात्रि के समय सफ़ेद वस्त्र पहनकर मैना नाना साहब के महल के अवशेषों पर रो रही थी। और सितंबर मास में क्या है, आधी रात के समय सफ़ेद कपड़े पहने हुए जो मैना थी नाना साहब की पुत्री, वह क्या है, उसके महल के जो अवशेष बचे हुए थे उनको देख देख कर रो रही थी। जनरल आउट्रम्स
ते ही उसे पहचान गए और उसे अंग्रेजी आज्ञा अनुसार कानपुर के किले में कैद कर दिया। और जैसे ही जनरल आउट्रम्स पहुँचे तो उन्होंने पहचान लिया कि ये तो नाना साहब की पुत्री है, तो उसको पकड़ लिया और पकड़ के जो कानपुर का किले में क्या कर दिया, उसको बंद कर दिया। उस समय महान राष्ट्रीय इतिहासवेत्ता चिटणवीस के पत्र वाखर में चंपा की कानपुर के किले में एकमात्र कन्या मैना को धड़कती हुई आग में जलाकर भस्म कर दिया गया। फिर दूसरा अखबार था, तो दूसरे अखबार में एक महान राष्ट्रीय इतिहासवेत्ता कौन थे, चिटणवीस के पत्र में इस बात का जिक्र किया गया कि चंपा की कानपुर के किले में क्या है, एकमात्र कन्या मैना को धड़कती हुई आग में जलाकर भस्म कर दिया गया है। इस बात को उन्होंने क्या कर दिया, छाप दिया। अब आते हैं यहाँ पर प्रश्न अभ्यास पर। यहाँ है पहला प्रश्न, बालिका मैना ने सेनापति हे को कौन कौन से तर्क देकर महल की रक्षा के लिए प्रेरित किया। तो अंग्रेज बालिका मैना ने सेनापति हे को महल की रक्षा के लिए निम्नलिखित तर्क दिए। अंग्रेजों के विरुद्ध शस्त्र उठाने वाले दोषी हो सकते हैं, किंतु यह महल दोषी नहीं है। यह राजमहल उसे मैना को बहुत प्रिय है। अगला प्रश्न है, मैना जड़ पदार्थ मकान को बचाना चाहती थी पर अंग्रेज उसे नष्ट करना चाहते थे, क्यों। तो मैना जड़ पदार्थ मकान को बचाना चाहती थी क्योंकि मैना उसी महल में पली बड़ी थी, इसी में उसका बचपन बीता था तथा इस मकान को वह बहुत चाहती थी। पर अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाकर अंग्रेजों का नरसंहार करने वाले नाना का महल होने के कारण अंग्रेज उसे नष्ट करना चाहते थे। इस कारण से अंग्रेजों ने क्या किया, उसको नष्ट कर दिया। और हमें स्वाभाविक है कि हम जहाँ रहते हैं उस जगह से हमें प्रेम हो ही जाता है। अगला प्रश्न है कि सर टॉमस हे के मैना पर दया भाव के क्या कारण थे। तो सर टॉमस स्वभाव से ही दयालु रहे होंगे, तभी तो वे उस किशोरी सुंदरी को देखते ही ठहर गए और उसके जीवन में रुचि लेने लगे। दूसरा कारण यह रहा कि मैना को पहचान गए। मैना उसकी मृत बेटी मेरी की बचपन की सखी थी, तब हे उनके घर भी आया करते थे। इन बातों ने हे के दिल में मैना के प्रति ममता जगा दी। तीसरी, मैना ने स्वयं अपनी करुणापूर्ण बातों से हे के मन को करुणा जगा दी। इस कारण से उनमें दया भाव उत्पन्न हो गया। अब अगला प्रश्न है कि मैना की अंतिम इच्छा थी कि वह उस प्रसाद के ढेर पर बैठकर जी भर कर रो ले, लेकिन पाषाण हृदय वाले जनरल ने किस भय से उसकी इच्छा पूर्ण न होने दी। इसका उत्तर है कि जनरल आउट्रम ने भग्नावशेष राज प्रसाद पर जी भर रो लेने संबंधी मैना की इच्छा इसलिए नहीं पूरी होने दी क्योंकि वह अंग्रेज सरकार का जनरल था। वह अंग्रेज सरकार के प्रति कुछ ज़्यादा ही वफादारी दिखा रहा था। मैना के प्रति सहानुभूति दिखाने पर उसे अंग्रेज सरकार दंडित कर सकती थी। मैना को छोड़ देने पर कुछ लोग पुनः विद्रोह कर सकते थे। जनरल पाषाण हृदय और असंवेदनशील व्यक्ति था। अगला प्रश्न है, बालिका मैना के चरित्र की कौन कौन सी विशेषताएं आप अपनाना चाहेंगी और क्यों। तो बालिका मैना के चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं अपनाने योग्य हैं। जैसे सबसे पहली निडरता। बालिका मैना निडर बालिका थी। वह जब जनरल के ही अपने सैनिकों के साथ उसके राजमहल को तोड़ने आया तो उसने निडर होकर उनका सामना किया। उसे अपने पकड़े जाने का डर था, फिर भी वह हे के सामने आई। उसे राजमहल ना तोड़ने की प्रार्थना की, मतलब उनसे तर्क दिए तथा उनके मन में करुणा जगाई। अगला है, टाइम्स पत्र ने 6 सितंबर को लिखा था, बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक उसे दरदान नाना साहब को नहीं पकड़ सकी। इस वाक्य में भारत सरकार से क्या आशय है।
तो इसका उत्तर है, इस वाक्य में भारत सरकार से आशय है पराधीन भारत में ब्रिटिश शासन के निर्देश पर चलने वाली वह सरकार जिसे अंग्रेज अधिकारी चलाते थे और भारतीयों पर अत्याचारपूर्ण व्यवहार करते थे। तो यहाँ पर भारत सरकार से यही आशय है। अगला प्रश्न है, स्वाधीनता आंदोलन को आगे बढ़ाने में इस प्रकार के लेखन की क्या भूमिका रही होगी? तो स्वाधीनता आंदोलन को बढ़ाने में इस प्रकार के लेखों की भूमिका महत्वपूर्ण रही होगी। लोग जब अंग्रेजों के अत्याचारों को पढ़ते होंगे तो उनके विरुद्ध हो जाते होंगे। जब वे मैना जैसी निडर बालिका के निर्ममवध की बात सुनते होंगे तो उनका हृदय करुणा से भर उठता होगा। तब उनका मन त्याग, बलिदान और संघर्ष के लिए तैयार हो जाता होगा। इस प्रकार स्वाधीनता आंदोलन अपनी राह पर बढ़ता जाता होगा। अगला प्रश्न है, कल्पना कीजिए कि मैना के बलिदान की यह खबर आपको रेडियो पर प्रस्तुत करनी है। इन सूचनाओं के आधार पर आप एक रेडियो समाचार तैयार करें और कक्षा में भावपूर्ण शैली में पढ़ें। तो अब हम यहाँ पर क्या है, रेडियो के समाचार के रूप में इसको पढ़ेंगे। मैना के बलिदान संबंधी खबर पर आधारित एक रेडियो समाचार कल शाम 7 बजे कानपुर के जिले में एक भयानक हत्याकांड हो गया जिससे मानवता कलंकित हो गई। यह कायरतापूर्ण कृत्य अंग्रेज सरकार द्वारा किया गया। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि कल आधी रात में नाना साहब की कन्या मैना को आउटरम ने उस समय गिरफ्तार कर लिया था जब वह अपने महल के अवशेष पर बैठी विलाप कर रही थी। आउटरम ने उसे गिरफ्तार करने से पहले हृदयहीनता का नमूना पेश किया और मैना को जी भर रोने की अनुमति भी नहीं दी। इससे उनकी इच्छा अधूरी रह गई। हमारे विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि आज रात में योजनाबद्ध ढंग से मैना को धधकती आग में झाँक कर मार डाला गया। वहाँ उपस्थित लोगों ने जलती मैना को देवी मानकर प्रणाम किया। तो इस प्रकार से ये सूचना हो गई रेडियो से। अगला प्रश्न है कि इस पाठ में रिपोर्टाज के प्रारंभिक रूप की झलक मिलती है, लेकिन आज अखबारों में अधिकांश खबरें रिपोर्टाज की शैली में लिखी जाती हैं। आप कोई 2 खबरों को किसी अखबार से काटकर अपनी कॉपी में चिपकाइए तथा कक्षा में पढ़कर सुनाइए। अगला है कि अपने आसपास की किसी घटना का वर्णन रिपोर्टाज शैली में कीजिए। तो समाचार पत्रों से ली गई 2 खबरें, जैसे एक ले ली हमने, पूर्व उपराज्यपाल के कार्यकाल में प्रस्ताव बनाया गया था, विभिन्न एजेंसियों की आपसी खींचतान की वजह से योजना अटकी। चांदनी चौक में ड्राम चलाने की योजना खटाई में पड़ी। अब है नई दिल्ली, जितेंद्र भारद्वाज। चांदनी चौक में ड्राम चलाने की योजना सिविक एजेंसियों की खींचतान में फंस गई है। पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग के समय यह प्रोजेक्ट बना था। मेट्रो को इसकी नोडल एजेंसी बनाया गया था। परिवहन प्राधिकरण, PWD और ट्रैफिक पुलिस इसमें सदस्य थे। दिल्ली में वर्ष 1963 तक ड्राम चांदनी चौक की शान रही है। इसे फिर से चलाने के लिए वर्ष 2014 में तत्कालीन उपराज्यपाल नजीब जंग ने एक कमेटी बनाई थी। कमेटी ने रिपोर्ट दी थी कि फतेहपुरी मस्जिद से नेताजी सुभाष मार्ग और कोडिया पुल से परेड ग्राउंड लाल किले तक ड्राम चलाई जा सकती है। ड्राम वाले रूट पर सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक यहाँ कोई दूसरा वाहन नहीं चलेगा। मेट्रो ट्रैफिक पुलिस के सूत्रों का कहना है कि फिलहाल यह योजना आगे नहीं बढ़ पा रही है। जिस एजेंसी को जो काम सौंपा गया वह तय समय पर नहीं हुआ। एजेंसियों ने कुछ कामों को अधिकार क्षेत्र में नहीं होने की बात कहकर दूसरे के पाले में धकेल दिया है। तो ये हो गई दूसरी पुरानी ट्राम। 1908 से 1963 तक ट्राम के रास्ते से जामा मस्जिद, चांदनी चौक और सदर बाजार का इलाका पड़ता था। घोड़े खींचते थे ट्राम।
1960 में सबसे छोटा टिकट आधा आना, सबसे बड़ा 4 आना। 1889 में नासिक और 1895 में चेन्नई में ड्राम चली थी। 1873 में कोलकाता, 1864 मुंबई और 1915 में पटना में ड्राम चली थी। 1908 में दिल्ली में लॉर्ड हार्डिंग ने ड्राम शुरू किया। अब है बदलाव का श्रेय शिक्षकों को सीएम सम्मान। तो यहाँ पर नई दिल्ली प्रमुख संवाददाता। 2 साल में दिल्ली सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में छोटे छोटे बदलाव किए हैं। इन बदलावों से हुए सुधारों का श्रेय दिल्ली सरकार के शिक्षकों को जाता है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को शिक्षक दिवस पर आयोजित सम्मान समारोह में यह बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो भी दिल्ली के शिक्षकों ने किया उसकी चर्चा दुनिया भर में हुई। सरकार ने अपने कार्यकाल में शिक्षकों को सम्मान देने की कोशिश की है। जैसा सम्मान शिक्षकों के लिए पुरानी परंपरा में दिया जा रहा था। जो सम्मान अपने शिक्षक का सम्मान करता है, जो समाज अपने शिक्षक का सम्मान करता है, वह समाज भी आगे बढ़ता है। इस समारोह में 91 मतलब 91 शिक्षकों को सम्मानित किया गया, जिसमें 25,000 रुपये साल व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। मनीष सिसोदिया ने इस मौके पर कहा कि आज का दिन शिक्षकों का दिन है। आपके योगदान के सम्मान के लिए सरकार यहाँ उपस्थित है। उन्होंने कहा कि आप सब लोग इंसान व राष्ट्र बनाने के लिए काम कर रहे हैं। आज तन मन धन से शिक्षक काम कर रहे हैं। 2 साल पहले तक जब भी सम्मान मिले तो यह सादा कार्यक्रम नहीं, भव्यता के साथ होना चाहिए। हर साल इस आयोजन को बड़ा किया जाए। आज करीब 1.25 लाख शिक्षक हैं। वे जबरदस्त भूमिका निभा रहे हैं। सरकार शिक्षा बजट बढ़ाने का श्रेय ले सकती है, लेकिन काम शिक्षकों ने किया है। शिक्षकों के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में विशेष बात यह थी कि यहाँ मंच का संचालन छात्रों को दिया गया था। विभिन्न स्कूलों के बच्चों को पहली बार मंच संचालन का मौका दिया गया। आप है केजरीवाल बोले, दिल्ली के शिक्षकों की चर्चा आज सारी दुनिया में हो रही है। त्यागराज स्टेडियम में आयोजित किया गया भव्य कार्यक्रम। अब अपने आसपास की एक घटना का रिपोर्टाज शैली में वर्णन हमें करना है। तो ये वर्णन हमने लिया, रानीखेड़ा के लोग कचड़े पर कुछ भी नहीं सुनेंगे। नई दिल्ली प्रमुख संवाददाता। रानीखेड़ा गांव में कचरा डालने बजाने के विरोध में ग्रामीण तीसरे दिन मंगलवार को ही डटे रहे। निगम के ट्रक कचरा डालने न आए, इसके लिए ग्रामीण रात भर पहरेदारी करते रहे। ग्रामीणों ने शिक्षित आश्वासन से पहले मौके से नहीं हटने की बात कही है। गाजीपुर लैंडफिल साइट पर हुए हादसे के बाद से ही दिल्ली में हर दिन पैदा होने वाले कचरे का निष्पादन बड़ी समस्या के तौर पर सामने आया है। गाजीपुर में कचरा डालने पर रोक के बाद निगम की ओर से रानीखेड़ा गांव में रविवार को कचरा डालने का प्रयास किया गया था, लेकिन ग्रामीणों ने कचरे के ट्रकों को वापस लौटा दिया। तब से ही ग्रामीण मौके पर जमे हुए हैं। दिन में महिलाएं और बच्चे धरने पर बैठे रहे, जबकि रात के समय पुरुषों द्वारा पहरेदारी की जा रही है। स्थानीय निवासी सतवीर डवास ने कहा कि जब तक रानीखेड़ा में कूड़ा नहीं डालने का लिखित आश्वासन उपराज्यपाल की ओर से नहीं दिया जाएगा, तब तक ग्रामीण मौके से नहीं हटेंगे। इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। हिंदुस्तान 6 सितंबर 2017 से साभार। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। आप किसी ऐसे बालक बालिका के बारे में एक अनुच्छेद लिखिए जिसने कोई बहादुरी का काम किया हो। तो यहाँ पर हम अनुच्छेद देखते हैं। दीपावली नज़दीक थी। धनतेरस वाले दिन हमारे एक जानकार सपरिवार हमसे मिलने घर आए थे। दीपावली के आसपास वैसे भी दुकानों पर और बाज़ारों में भीड़ भाड़ी
बढ़ जाती है। हमारे जानकार ने विचार किया कि यहाँ तक आए हैं तो दीपावली के लिए कुछ खरीदारी यहीं से करते चलें, पर यह बात उन्होंने अपने तक ही सीमित रखी और 5 साढ़े 5 बजे वे हमारे घर से निकले और बाजार चले गए। भीड़ होने के कारण वे अपनी पत्नी के साथ मोटरसाइकिल से धीरे धीरे जा रहे थे। उनकी पत्नी का ध्यान आसपास की दुकानों पर रहा होगा, तभी एक 20-21 वर्षीय युवक ने उनके गले से चेन खींच ली। वह चेन लेकर भागने लगा, तभी एक 12-13 साल के लड़के ने उसे रोकना चाहा, पर उसने लड़के को एक चांटा मारा और कुछ ही दूर बाइक की ओर भागा। वहाँ उसका साथी बाइक स्टार्ट कर चुका था। वह बाजार की उल्टी दिशा में तेजी से बाइक दौड़ाकर गायब हो गया। इधर हमारे जानकार ने जल्दी से अपनी बाइक खड़ी की। उन्होंने अपनी पत्नी को सांत्वना दी और देखा कि उनका गला चेन से 1-2 जगह कट सा गया था। उन्होंने तुरंत 100 नंबर पर फ़ोन किया। 10 मिनट बाद पुलिस आई, उनका बयान नोट किया। तभी हमारे जानकार के पास वही 12-13 वर्ष का बालक आया और कागज पर कुछ लिखा हुआ थमाकर चलता बना। हमारे जानकार ने देखा कि उस कागज पर उस बाइक का नंबर था जिस पर वह भागा था। पुलिस को बाइक पर का नंबर मिलते ही कार्रवाई में आसानी हुई। रात 10 बजे तक चेन खींचने वाला और उसका साथी थाने में थे। अगले दिन पुलिस ने हमारे जानकार को थाने बुलाकर चेन लौटा दी। वे जानकार जब भी हमारे घर आते हैं उस बालक के प्रति कृतज्ञता जताना नहीं भूलते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि कोई हमारे ऊपर उपकार करता है तो हमें उसका आभार व्यक्त करना चाहिए, उसके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। अगला प्रश्न है भाषा अध्ययन से। भाषा और वर्तनी का स्वरूप बदलता रहता है। इस पाठ में हिंदी गद्य का प्रारंभिक रूप व्यक्त हुआ है जो लगभग 75-80 वर्ष पहले था। इस पाठ के किसी पसंदीदा अनुच्छेद को वर्तमान मानक हिंदी रूप में लिखिए। तो हम पहले तो अनुच्छेद वहाँ से लेते हैं किताब में से, फिर उसको वर्तमान मानक हिंदी रूप में परिवर्तित करते हैं। सेनापति ने दुख प्रकट करते हुए कहा, कर्तव्य के कारण मुझे यह मकान गिराना ही होगा। इस पर उस बालिका ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं जानती हूँ कि आप जनरल हैं। आपकी प्रिय कन्या मेरी और मुझ में बहुत प्रेम था। कई वर्ष पूर्व मेरे पास बराबर आती थी और मुझे हृदय से चाहती थी। उस समय आप ही हमारे यहाँ आते थे और मुझे अपनी पुत्री के ही समान प्यार करते थे। मालूम होता है कि आप भी सब बातें भूल गए हैं। मेरी की मृत्यु से मैं बहुत दुखी हुई थी। उसकी एक चिट्ठी मेरे पास अब तक है। अब इसको हम मानक हिंदी के रूप में परिवर्तित करते हैं। उसी दिन संध्या समय लॉर्ड कैनिंग का एक तार आया जिसका आशय इस प्रकार था, लंदन के मंत्रिमंडल का यह मत है कि नाना का स्मृति चिन्ह तक मिटा दिया जाए, इसलिए वहाँ की आज्ञा के विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता। उसी क्षण क्रूर जनरल आउटम की आज्ञा से नाना साहब के सुविशाल राज मंदिर पर तोप के गोले बरसने लगे। घंटे भर में वह महल मिट्टी में मिला दिया गया। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।